क्या नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में खींचतान चल रही है? कौन होगा नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी? क्या फिर से पाला बदलने वाले हैं बिहार के सीएम? ये सवाल एक बार फिर से बिहार की सियासत में उठने लगे हैं, क्योंकि बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बिहार की सियासत में एक बार फिर से सवालों की बाढ़ आ गई है, क्योंकि क्षेत्रीय आधार पर बनी पार्टियों में बयान कोई भी नेता दे, पर बात पार्टी प्रमुख की ही मुकम्मल मानी जाती है। असम में बिग बैन पर बिहार की सत्तारूढ़ पार्टी जेडीयू के नेता और प्रवक्ता हड़बोंग मचाए हुए हैं। केसी त्यागी ने राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा देने के बावजूद भी बैन के असम सरकार के फैसले को राजधर्म का अपमान बताया है। राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने भी असम सरकार के फैसले से असहमति जताई है। जेडीयू के दूसरे नेताओं को भी असम सरकार का ये फरमान रास नहीं आया। वो भी संविधान में खान-पान की स्वतंत्रता का हवाला देकर असम सरकार की आलोचना करने में लगे हैं। पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार की जुबान पूरी तरह से बंद है। बीफ बैन मुद्दे पर खामोश क्यों है नीतीश कुमार? बिहार में जेडीयू और भाजपा के बीच असम में बीफ बैन के मुद्दे पर मचे घमासान के बावजूद नीतीश कुमार पूरी तरह से खामोश हैं। उन्होंने पार्टी की असहमति की परवाह किए बिना महाराष्ट्र में महायुति सरकार के मुखिया देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की। आम आदमी यह समझ नहीं पा रहा कि इसे भाजपा के प्रति नीतीश की नाराजगी समझी जाए या उनका मुक्त समर्थन। नीतीश सेकुलर विचारधारा के व्यक्ति हैं, इसमें किसी को संदेह नहीं है। वे मजारों पर चादर पोशी करते हैं तो गुरुद्वारे भी जाते हैं। सीतामढ़ी में जानकी मंदिर के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखते हैं। इसके बावजूद असम सरकार के फैसले के खिलाफ उनके मुंह से एक भी शब्द अभी तक नहीं निकला है, जबकि जेडीयू के दूसरे नेता ऐसा उधम मचाए हुए हैं। वक्फ पर नीतीश कुमार की चुप्पी। ये सच है कि मुसलमानों का पूरा वोट नीतीश कुमार को नहीं मिलता, पर उन्होंने बिहार में मुस्लिम समुदाय के लिए जितने काम किए हैं उससे कुछ वोट तो जेडीयू के खाते में आते ही हैं। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर संसद में जेडीयू के मंत्री ललन सिंह भाजपा के साथ खुलकर खड़े दिखे। इसे लेकर जेडीयू के ही मुस्लिम नेताओं ने नीतीश पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। कुछ ने तो धमकी तक दी। कई ने यह भी कहा कि समय पर बिल के खिलाफ खड़े होने का नीतीश कुमार ने भरोसा दिया है। ऐसा दावा करने वाले आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू का साथ मिलने का भी दावा किया गया। पर सच ये है कि नायडू ने आंध्र प्रदेश में वक्फ बोर्ड को ही भंग कर दिया और नीतीश ने खामोशी की चादर ओढ़ ली। नीतीश बीजेपी संग रहेंगे या बदलेंगे पाला? नीतीश कुमार के स्वभाव और सिद्धांत को समझने वाले कंफ्यूजन में हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि आखिर नीतीश कुमार के मन में चल क्या रहा है। अपने 3C यानी कि कम्युनलिज्म, क्राइम और करप्शन में एक C यानी कि कम्युनलिज्म वे छोड़ेंगे या अड़ेंगे? अगर वे अड़ते हैं तो उन्हें असम में बीफ बैन के फैसले का विरोध करना होगा। उन्हें इसके विरोध में बिहार में और कुछ नहीं तो मुसलमानों के जो थोड़े बहुत वोट मिलते हैं उसे बचाए रखने में मदद मिलेगी। हालांकि संसद में वक्फ बिल पर जिस तरह से ललन सिंह ने भाजपा का साथ दिया है और बाद में जेडीयू कार्यकर्ताओं की कगी बैठक में साफ साफ कह दिया कि मुसलमान जेडीयू को कभी वोट नहीं देते, इससे जेडीयू की नई धारा की सियासत का पता चलता है। ललन सिंह के बयान पर भी नीतीश कुमार की जुबान नहीं खुली है। देवेश चंद्र ठाकुर ने की टिप्पणी। जेडीयू के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने चुनाव बाद एक कार्यक्रम में कहा था कि वे उन लोगों के काम नहीं करेंगे जिन्होंने उन्हें वोट नहीं दिया। वोट न देने वाले जाति समुदाय का भी उन्होंने बड़े मन से उल्लेख कर दिया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों और यादवों ने उन्हें वोट नहीं दिया है। नीतीश कुमार तब भी कुछ नहीं बोले हैं। आमतौर पर ऐसे मामले आने पर नीतीश कुमार स्थिति स्पष्ट करते रहे हैं। इस बार उनकी खामोशी पूरी तरह से सस्पेंस पैदा कर रही है। लोग समझ नहीं पा रहे कि ये जेडीयू का भगवाकरण है या उनकी चुप्पी किसी सियासी रणनीति का हिस्सा है। नीतीश जब किसी मुद्दे पर लंबे समय तक खामोश रहते हैं तो यह किसी तूफान का संकेत देता है। क्या नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाएगी बीजेपी? वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में घटे सियासी घटनाक्रम ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बेचैनी जरूर बढ़ाती होगी। महाराष्ट्र में बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना के एकनाथ शिंदे की जगह ले ली, जिसने बिहार की राजनीति पर भी एक तरह से काफी हद तक असर डाला है, जिससे नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू
हाई अलर्ट पर है। ऐसे में जेडीयू के लिए सवाल खड़ा होता है कि बिहार के 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या बीजेपी नीतीश कुमार को सीएम बनाएगी, क्योंकि जिसका सबसे बड़ा उदाहरण अभी हाल ही में महाराष्ट्र में देखने को मिला है। बीजेपी ने जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार को भरोसा दिया है कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव आपके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। लेकिन बीजेपी के इस आश्वासन के बाद भी जेडीयू के सामने ये सवाल है कि क्या भाजपा बिहार की 243 सीटों वाली विधानसभा में 122 बहुमत के आंकड़े के करीब पहुंचने पर महाराष्ट्र के प्रयोग को नहीं दोहरा सकती है। हालांकि अभी तक इसको लेकर कोई भी रिकॉर्ड पर बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जेडीयू के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने कहा है कि भाजपा ने बिहार के गठबंधन मॉडल को अपनाने के शिंदे के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, जहां नीतीश अपनी पार्टी के भाजपा से कम सीटें जीतने के बावजूद सीएम बने रहेंगे। बता दें कि महाराष्ट्र में शिंदे ने एनडीए के अभियान का नेतृत्व किया था और सत्ता में वापसी की उम्मीद जताई थी, लेकिन बीजेपी ने शिंदे को नहीं, फडणवीस के रूप में महाराष्ट्र को अगला सीएम सौंप दिया। 2020 के बिहार चुनाव की बात करें तो उस वक्त जेडीयू ने सिर्फ 43 सीटें जीती, जो भाजपा की 74 से 31 कम थी। इसके बाद भी नीतीश को सीएम पद की पेशकश की गई। हालांकि महाराष्ट्र के घटनाक्रम के बाद जेडीयू नीतीश कुमार के भविष्य पर लेकर मंथन कर रही है। जेडीयू के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि नीतीश सत्ता के भूखे नहीं है और उन्होंने 2020 में अपनी पार्टी के खराब प्रदर्शन के कारण सीएम बनने से इनकार किया था। लेकिन जेडीयू नेता ने कहा कि 2020 के नतीजों के बाद पार्टी ही सीटों का हवाला देते हुए नीतीश ने सीएम पद पर बने रहने से इनकार कर दिया। लेकिन भाजपा नेताओं राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और भूपेंद्र यादव ने उन पर यह जिम्मेदारी स्वीकार करने का दबाव बनाया। जेडीयू के एक अन्य पदाधिकारी ने कहा कि हालांकि महाराष्ट्र की घटनाओं के बाद पार्टी अस्थिर महसूस कर रही थी, लेकिन बिहार एक अलग मामला है। उन्होंने कहा शिंदे के पास विकल्प नहीं थे, क्योंकि शिवसेना के दोनों गुट हिंदुत्व का पालन करते हैं और उनका सामाजिक आधार जेडीयू से कमजोर है। जेडीयू का 16.5% समर्थन आधार, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में साबित हुआ, वो एनडीए को मजबूत करता है, जिसने 40 में से 30 सीटें जीती है। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि आप नीतीश कुमार से प्यार कर सकते हैं या उनसे नफरत कर सकते हैं, लेकिन आप उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। एनडीए और इंडिया ब्लॉक दोनों ही नीतीश की राजनीतिक ताकत को पहचानते हैं। राजनीतिक विश्लेषक एनके चौधरी ने कहा कि विश्वसनीय विकल्प की कमी के कारण भाजपा बिहार में नीतीश की जगह नहीं ले सकती। उन्होंने पूछा कि क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर नीतीश विपक्ष में शामिल हो गए तो क्या होगा। चौधरी ने कहा कि महाराष्ट्र में शिंदे शक्तिहीन थे, लेकिन बिहार में हर किसी ने नीतीश को गले लगाएगा। एक और राजनीतिक एक्सपर्ट ने कहा कि भाजपा विभिन्न रणनीतियों के माध्यम से नीतीश को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। दिवाकर ने कहा कि नीतीश और भाजपा एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते, उनका गठबंधन सुविधा का विवाह है। इस बीच जेडीयू ने असम सरकार के गोमांस की खपत पर प्रतिबंध लगाने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की और खुद को भाजपा से अलग बता दिया। जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि ऐसे फैसले समाज में तनाव बढ़ाते हैं। उन्होंने कहा कि संविधान हर किसी को अपना भोजन चुनने का अधिकार देता है और इन अधिकारों की रक्षा करना राज्य सरकारों की बड़ी जिम्मेदारी है। नीतीश का उत्तराधिकारी कौन? एक तरफ तो बिहार की सियासत में हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार की सत्ताधारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड में एक बार फिर गुटबाजी की चर्चा तेज हो गई है। पूर्व आईपीएस अधिकारी मनीष वर्मा जब बीआरएस लेकर जेडीयू में शामिल हुए थे, तब नीतीश कुमार ने उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया था, जिसके बाद चर्चा थी कि वह नीतीश के राजनीतिक उत्तराधिकारी बनेंगे। तामझाम के साथ ही उन्होंने बिहार में घूमना भी शुरू कर दिया था, लेकिन उनके कार्यक्रम को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बीच में ही रोक दिया। राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक पार्टी का कोई दावेदार नहीं चाहेगा कि सीएम नीतीश के पैरेलल कोई अन्य खड़ा हो सके। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा नीतीश कुमार के नजदीकी माने जाते हैं। नालंदा से आने वाले मनीष भी नीतीश कुमार के जाति यानी कि कुर्मी से ही आते हैं, इसलिए जब वो जेडीयू में शामिल हुए तो उनको लेकर कई तरह की चर्चा शुरू हो गई। चर्चा ये भी है कि नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी मनीष वर्मा बन सकते हैं। हालांकि ना तो नीतीश कुमार ने कभी इस बात की घोषणा की है और ना ही मनीष वर्मा ने यह बताने की कोशिश की, लेकिन मनीष वर्मा जिस प्रकार से राष्ट्रीय महासचिव की कुर्सी संभालने के बाद पूरे बिहार में कार्यकर्ता समागम शुरू किए, उसको लेकर कई तरह की चर्चा जरूर शुरू हो गई। 27 सितंबर से मनीष वर्मा ने कार्यकर्ता समागम शुरू किया था, बिहार के कई जिलों में गए और अभी 1.5 महीने का कार्यक्रम उनका और चलना था। 20 नवंबर को नालंदा में कार्यक्रम का समापन
करते, लेकिन उससे पहले ही जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने उनके कार्यक्रम को स्थगित करने का लेटर निकाल दिया। अब इसी को लेकर सियासत शुरू हो गई है। जेडीयू में पहले भी उत्तराधिकारी को लेकर कई तरह के कयास लगाए जाते रहे हैं। जब प्रशांत किशोर जेडीयू में शामिल हुए थे और नीतीश कुमार ने उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर 2 नंबर की कुर्सी दी थी, तो उस समय भी ये चर्चा खूब हुई थी, लेकिन बाद में प्रशांत किशोर को भी साइडलाइन कर दिया गया। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर भी यह चर्चा खूब हुई कि उन्हें नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के तौर पर कुर्सी मिलेगी, लेकिन उन्हें भी मौका नहीं मिला। वहीं आरसीपी सिंह जब जेडीयू में शामिल हुए तो उनके बारे में भी इसी तरह की चर्चा खूब हुई। आरसीपी सिंह ने तो पार्टी की कमान भी संभाली थी, लेकिन बाद में उन्हें भी साइडलाइन कर दिया गया। आरसीपी सिंह भी आईपीएस अधिकारी रहे हैं, वे भी बीआरएस लेकर जेडीयू में शामिल हुए थे। अब मनीष वर्मा के कार्यक्रम को लेकर जिस तरह से रोका गया है, इसको लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। उत्तराधिकारी की लड़ाई के कारण ही ऐसा किया गया है। अब देखना होगा कि मनीष वर्मा के साथ आगे क्या क्या होता है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।